नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। ट्रंप का अब ईरान वॉर पे डिसीजन लेना बाकी है। उनकी कॉल जो है पुतिन के साथ भी हुई, कल 1.5 घंटा बातचीत चली। उसके बाद क्या परिणाम निकले अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, पर यह जरूर है उन्होंने अपनी मिलिट्री को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा है। तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बॉम्बिंग है ये उनकी आर्थिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए है, या ईरान पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड लगा है अमेरिका का, वो ईरान के तेल के टैंकरों को निकलने ना देने की कवायद है? क्या अगर आप उनके इनरिच यूरेनियम को हासिल नहीं कर सकते, हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुतिन ने पेशकश की है ट्रंप साहब को कि जो एनरिच यूरेनियम है 440 किलो या 970 पाउंड, उसको हम अपने पास रखवा लेते हैं। तो क्या यूक्रेन पर भी कोई बातचीत हुई होगी ट्रंप साहब की कि यूक्रेन के मामले में ट्रंप साहब ने कोई डील की हो पुतिन साहब की, या पुतिन साहब ने कहा हो कि अगर तुम्हें इस युद्ध से बाहर निकलना है तो एक बड़ी अनाउंसमेंट करके और फिर उसमें हमारी मध्यस्थता लेके वहां से निकल जाओ। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हम तलाशते रहते हैं, क्योंकि जब तक सीज फायर हैंगिंग है बाय द थ्रेड, तब तक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं फुल स्केल वॉर करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है। कोई अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल काउंसिल या कोई भी बॉडी अब इसको निरस्त नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रंप साहब ने खुद ही कह दिया मैं किसी बॉडी को नहीं मानता हूं, जो करूंगा मैं खुद ही करूंगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद पावा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब ये बताइए डॉक्टर पावा, रशिया से कल ट्रंप की बातचीत हुई, पुतिन से बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, और उसके परिणाम स्वरूप जो एक रिएक्शन निकल के आया कि उन्होंने अपनी मिलिट्री से कहा कि आप ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्लाईओवर्स हैं, सड़कें हैं, या उनकी जो टनल्स हैं जहां पर उनके वेपनाइजेशन प्रोग्राम है, उन सबको निस्ता नाबूद करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। क्या ये एक महज डर या धमकी का सहारा ले रहे हैं ट्रंप साहब, या वाकई ही कुछ बड़ा करने वाले हैं? देखिए सर, शांति के लिए युद्ध जरूरी होता है और विकास के लिए युद्ध में बर्बादी भी जरूरी होती है। अगर टूटेंगे तो बनेंगे, बनेंगे तो पैसा आएगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए ईरान युद्ध के अंदर, जैसा कि कल कांग्रेस ने भी पूछताछ की है पीट एग्जिट से और वहां के बाकी नेताओं से, तो वो उनको ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाए कि ये युद्ध किया क्यों गया। अमेरिका को कभी थ्रेट नहीं दी ईरान ने। 47 साल से वो उनके प्रतिबंध झेल रहा है, जैसे भी गुजारा कर रहा है, अच्छा है बुरा है। तो अमेरिका को क्या दुश्मनी थी ईरान के साथ? लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कोई मौकिफ रहा होगा, कोई टारगेट रहा होगा। और जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता तब तक ना तो युद्ध खत्म हो सकता है और ना ही ये सीज फायर हो सकती है। ये आप मान के चले कि एक हॉट कोल्ड वार चालू है, वो तब तक पूरी नहीं होगी, तब तक उसको चलने दिया जाएगा जब तक के इनके टारगेट पूरे नहीं होते। और वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ आर्थिक है, चाहे वो अमेरिका के साथ हो और चाहे वो बाकी अरब कंट्रीज के साथ हो, चीन के साथ हो या रूस के साथ हो। अक्सर ये कहा जाता है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के बहुत जानी दुश्मन है और चीन और रूस दोनों इकट्ठे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाले 50 सालों की, 25 सालों की जो प्लानिंग करके वो चलते हैं, उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं रूस को चीन से बहुत बड़ा खतरा है। चीन के पास पॉपुलेशन बहुत है, जगह कम है। रूस के पास पॉपुलेशन बहुत कम है और जगह बहुत ज्यादा है। तो चीन ने धीरे धीरे क्या किया, हम 2008 में कनाडा के किसी उसमें गए थे, तो वहां पर ये स्टडी करना था कि चीन के इतने नागरिक कैसे आ रहे हैं कनाडा के अंदर। तब कनाडा ने एक स्कीम शुरू की थी, गोल्डन वीजा इन्वेस्टमेंट पीआरशिप, कि जो इन्वेस्ट करेगा वो आ जाए। और एक चीज याद रखें कि चीनी कितनी भी पीढ़ियां गुजर जाएं, वो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से टूटता नहीं है। उसके दिल में चीन बसता है और बसता रहता है। आज भी कलकत्ता में पता नहीं कितनी पीढ़ियों पुराने चीनी लोग बैठे हैं, लेकिन उनका दिल कहीं ना कहीं बीजिंग के लिए धड़कता होगा। तो तब हमें मालूम हुआ कि चीन की सरकार अपने नागरिकों को पैसा दे रही है, वो इन्वेस्ट करके उनको वहां प्लांट कर रही है कि वो पूरे दुनिया के अंदर चीन का डायस्पोरा फैल जाए
और आज कनाडा और अमेरिका में चीन का बहुत बड़ा डायस्पोरा और उनकी हर फील्ड में और बड़े अहम पदों पर वो लोग पहुंच गए हैं। उन्होंने वहीं से पढ़ाइयाँ की, वहीं स्टैब्लिश हो गए। जो पैसा सरकार ने दिया था हो सकता है वो धीरे धीरे चुका रहे हैं, ये ना चुका रहे हो वो तो वो जाने या ना जाने। तो चीन ऐसा कल को रूस के साथ नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी। इसलिए रूस भी चाहता है कि उसका काम भी चलता रहे, अमेरिका का भी चलता रहे और चीन के ऊपर एक बंदिश और एक अंकुश बना रहे, जिससे चीन कभी भी फ्री हैंड ना हो सके और इतना बड़ा, इतना भी ताकतवर ना हो सके कि वो पूरी दुनिया को निगल ले। यही बात हम अब घूम फिर के आते हैं ईरान के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के अंदर बहुत प्रॉक्सी जो चल रही हैं, खासकर खाड़ी के देशों में, उसमें ईरान का सीधा सीधा हाथ होता है। चाहे उसको आप हिजबुल्ला कह लें या हुतीज कह लें, हमस कह लें, ये जितने भी लोग थे इनका लिंक कहीं ना कहीं ईरान से था। उसके अलावा जितनी भी अहले तशी कम्युनिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे हमारे सिख भाई हैं, हमारे पंजाबी हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें लेकिन उनके दिल पंजाब के लिए धड़कते हैं और वो उसी श्रद्धा और उसी मोहब्बत से पंजाब से जुड़े रहते हैं। जैसे जितना भी शिया समुदाय है ये किसी भी देश में रहे, पर इनका ईरान के प्रति एक लगाव रहेगा। जो बाकी मुस्लिम हैं उनका सऊदी अरब के प्रति एक लगाव रहेगा। बेशक वहां पर वो डांस भी कराने लगे और एंटी इस्लामिक सारी गतिविधियां भी चालू कर दें। तो ईरान अगर बहुत मजबूत हो जाता है तो वो खाड़ी के देशों के ऊपर भी एक सिरदर्दी बन जाएगी। जैसे कभी सद्दाम हुसैन बनने की कोशिश कर रहा था और सद्दाम से पहले कभी रजा शाह पहलवी करने की कोशिश कर रहा था, तो यूरोप ने और फ्रांस ने ही आयतुल्ला खामनेई को अपने यहाँ शरण देकर और अपने यहाँ उसको पावर देकर एक जन आंदोलन खड़ा करा दिया था इंटरनल। तो ये वैश्विक शक्तियां ऐसा उठापटक करती रहती हैं और वो हर पौधे को उखाड़ के देखती हैं कि इसकी जड़ें जमी तो नहीं है, और जब अगर वो जमने लगे तो फिर उसे उठा के दूसरी जगह प्लांट करना और या उसे डिस्ट्रॉय करना वो उनकी पहली अहमियत होती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जो आर्थिक शक्ति है और उनकी जो महाशक्ति की स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो रूस ये चाहता है कि ईरान खत्म भी ना हो लेकिन इतना मजबूत भी ना हो कि वो कल को उन्हें आंखें दिखाने लगे। तो अगर ऐसे में रूस ये चाह रहा हो कि वो अमेरिका के साथ मिलके अमेरिका को इशारा करके ईरान का कोई नुकसान पहुंचाए तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस युद्ध का पर्पस जो बताया जा रहा है, ये जैसा हम सुनते हैं, वो था चीन को कंटेन करना। क्योंकि जब हमारे यहाँ 2014 में मोदी जी आए थे तो उसके बाद से क्वाड बना के अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि चीन को भारत के द्वारा कंटेन किया जाए, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि नहीं साहब, हम तो, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हम तो बहुत छोटी इकोनॉमी है, हम तो चीन से लड़ाई कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर बदलाव हुआ और उस बदलाव में ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ा दिया और आज भारत एक तरीके से आइसोलेट हो रहा है। वो इसलिए आइसोलेट हो रहा है कि हमारी सरकार ने बहुत समय पहले घुटने टेक दिए। अगर हम घुटने ना टेकते, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह अड़ जाते कि नहीं हम तो ईरान से तेल लेंगे ही, आप कौन होते हैं रोकने वाले, ये चाबार में हमारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, हम तो चाबार बंदरगाह को नहीं छोड़ेंगे, या तजाकिस्तान के आईनी जो हमारा वहां पर एयर बेस था हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अगर हम इस पर अड़े रहते तो भारत की एक अपनी वैल्यू बनती और आज भारत इस स्थिति में होता कि दुनिया भी हमें पहचानती। लेकिन जब हमारी नेतृत्व के ऊपर और उनकी साख और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगी तो उन्होंने पाकिस्तान को आगे कर दिया। और मैं तो इस बात को मानता हूं, आप कोई माने या नहीं माने, दर्शक खुद इस चीज को कंसीडर करेंगे कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ तो हमारा अपना है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर ना करते तो वो फील्ड मार्शल ना बनता और वहां पे उसका होल्ड ना होता। वहां इमरान खान की जो पार्टी थी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, तो तहरीक इंसाफ के जन आंदोलन इतने बड़े बड़े हो रहे थे कि वो कभी भी उसको श्रीलंका या ढाका बना सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिंदूर किया। सिंदूर करने के बाद 70-80 बार बार ट्रंप ने हमें कहा, हमें जलील किया
कि हमने सीज फायर कराया है, हमारे जहाज गिर गए हैं, हम बर्बाद होने वाले थे, उसने बचा लिया, और हम उसको कोई जवाब नहीं दे पाए। तो उससे क्या हुआ, वहां की जनता का जो विद्रोही स्वभाव था वो दब गया, और फील्ड मार्शल और ये जो धक्के से बनी हुई 17 सीटों से बनी हुई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इसको एलिजिबिलिटी मिल गई, और ये बन गए और स्टैब्लिश हो गए। तो हम कि ये क्यों ना माने कि इनको स्टैब्लिश करने में हमने हाथ दिया, हमने खुद पाकिस्तान को आगे बढ़ा दिया। और अगर ऐसा किया तो आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि वो कल हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, या अपने वो टारगेट और अपना लाभ नहीं उठाएगा और हमें परेशान नहीं करेगा। अगर हम इन सब चीजों को ना करते और पाकिस्तान से एक संबंध बना के रखते, या जैसा डॉक्टर साहब की रिजीम के टाइम पे कुछ बातचीत चल रही थी सीपैक को लेकर, हम सीपैक का हिस्सा होने वाले थे, हम चीन के साथ भी अपने संबंध बनाकर और बढ़ाकर रखते, तो आज हमें कोई व्यापारिक तकलीफ भी नहीं आती, और हम बाई रोड भी ईरान तक जुड़ सकते थे, और ईरान के चाबार से या अरब सागर से सीधा बॉम्बे हमारे पास बहुत नजदीक पड़ता है, ओमान से हम बहुत नजदीक पड़ते हैं, हमें ऐसी कोई आर्थिक परिस्थितियों में भी परेशानी नहीं होती। लेकिन हो क्या रहा है कि रुपया डॉलर के सामने गिरता चला जा रहा है। हमारा रिजर्व बैंक शायद अब इस लायक नहीं रहा, या चाहता नहीं है कि वो इंटरवेंस करके उसको कुछ रेट कम कर सके, और डॉलर को और रुपए के रेट को कुछ बेहतर बना सके। तो अगर हम धीरे धीरे वेनेजुएला बनने की तरफ जा रहे हैं, और कल को कह नहीं सकते कि हमारे ऊपर भी कोई युद्ध अपराधी होने का या किसी और तरीके के आरोप लगा दे, या आईएमएफ हमें ग्रे लिस्ट में रख दे, तो हमारे पास क्या रास्ते हैं। नेपाल जैसा देश हमें आंखें दिखा रहा है, और जो ढाका है बांग्लादेश, वहां कल उन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर शुरू कर दिया, उसकी फ्यूलिंग शुरू कर दी। तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे ऊपर उनकी डिपेंडेंसी खत्म होती चली गई, और अगर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो अगर मैं आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा तो मुझे कौन सुनेगा और मैं कहां बोलूंगा। तो कुछ ऐसा ही है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट करके और एक कॉर्नर में चले गए हैं। अब उसका नतीजा क्या होगा ये भारत की जनता को देखना चाहिए और बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। जी, इसमें दो चीजें जो ईरान के साथ आज निकल के आती हैं कि दो चीजों पर वो बात नहीं करना चाहता है। एक तो इनरिच यूरेनियम जो उसके पास पड़ा है, वो कहता है कि मैं आईएईए के तहत ओमान की मध्यस्थता में जेनेवा में टॉक कर रहा था, आपने वो बातचीत को पूरा नहीं किया। हम उसको शांति के इस्तेमाल में यूज करने की कवायद भी कर रहे थे, और हम अगर आईएईए कहता तो उसको एक सुरक्षित जगह रखवाने की भी कवायद कर रहे थे। पर जैसे युद्ध शुरू होता है, फोर्डो से नतान से उस इनरिच यूरेनियम को ट्रांसपोर्ट के जरिए इधर उधर भेज दिया जाता है। ऐसी तमाम खबरें निकल के आई, आपने भी देखी होंगी। तो यूरेनियम पे ना तो स्टीव विटकॉफ बात कर सकते हैं, ना जार्ड कुशनर बात कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे कितना कितना कुछ जानते हैं उनको पता ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। वो तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ट्रम्प साहब, वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। उनको बोर्ड ऑफ उनके पीस व्यापार बनाकर, में खून है, हाँ, उनके उनके खून में खून में, व्यापार है। जी, खून में व्यापार है, व्यापार में खून है, एक ही बात है। तो वो बोर्ड ऑफ पीस में गजा पे अपना रिवेरा बनाना चाहते हैं। हालांकि वो ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए जो उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस 52 देशों का बनाया, मेंबर देशों का। अब चीज ये आ जाती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम को लेकर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ना कब्जा छोड़ेंगे ना टोल छोड़ेंगे। तो ये दो तो आउट हो जाती हैं चीजें टॉक से बाहर। तो फिर बचता क्या है बात करने के लिए? हिजबुल्लाह, हमस के चक्कर में तो सारा युद्ध हुआ गजा में, और हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में ना होता तो अभी तक इजरायली फोर्सेस जो है लेबनान पे पूरा कब्जा कर चुकी होती, क्योंकि उनका टारगेट तो सीरिया, यमन और उसके बाद टर्की, जैसे कि आपने पहले प्रोग्रामों में बताया। तो ये जो अब नई लाइंस ड्रॉ करने की बात आप करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नई बाउंड्रीज ड्रॉ होनी, नए देश बनेंगे, नई स्टेट्स बनेंगी, नेशन स्टेट्स बनेंगी। कंट्रीज तो बन नहीं सकते, कंट्री तो सभ्यता से बनते हैं। तो मेरा सवाल सीधे सीधे ये है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर की ओवरनाइट रीशेपिंग क्या होने वाली है? क्योंकि ट्रम्प साहब पुतिन साहब से क्या बात करके क्या नतीजा निकालेंगे? यूक्रेन का युद्ध जो है अब इस बारगेन में शामिल हो गया। आपको याद होगा रशिया पे सैंक्शंस तेल के लगे थे सिर्फ इसलिए कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा था,
और नाटो कंट्रीज की गारंटी जो है अमेरिका ने हटा ली थी कि मैं इसमें अब और युद्ध में पैसा नहीं डालूंगा। तो अब बार्गेन चिप्स जो हैं वो ईरान यूक्रेन के बीच में है कि ईरान युद्ध समाप्त होगा तो यूक्रेन युद्ध समाप्त होगा, और रशिया हटेगा तो अमेरिका हटेगा। क्या ये अब डील जो है डायरेक्ट ट्रम्प और पुतिन के बीच में है, क्योंकि ट्रम्प साहब को अभी चाइना भी जाना है? तो आप इसको सारे देखिए परिवेश को जी। देखिए सर, जहां तक मेरा अंदाजा है कि जितनी भी बातें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर थी या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर जो शेप लेनी थी, वो सब अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच में तय हो चुकी थी, और उसको अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसकी एग्जीक्यूशन चल रहा है। और इस एग्जीक्यूशन में अगर किसी को ये लगता है कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने नहीं आएंगे या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो मेरे ख्याल वो गलत फहमी में है, खामा ख्याली में है, और ये युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा, इसके भी चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन युद्ध को बढ़ाने के लिए और किसी दूसरे पक्ष को हराने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि उसको फाइनेंशियली तोड़ दिया जाए, फाइनेंशियली कमजोर कर दिया जाए। ईरान को फाइनेंशियली कमजोर करने की बहुत कोशिश की गई 47 साल में, लेकिन चूंकि ईरान की स्ट्रेटेजिक और ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो अपना उसको ऐसा नहीं कर सके जैसा उन्होंने सोचा था। और ना करने में भी सबसे धूर्त अगर कोई कम्युनिटी है एशिया के अंदर मेरे हिसाब से, तो वो हमारे पड़ोस वाले हैं। उनसे धूर्त उसको अगर हम अपनी गांव गंवांड की भाषा में, पहले भी मैं कहता हूं, हरामी लोग हैं, तो उनसे ज्यादा हरामी लोग नहीं है। वो जब बहुत बुरे हालात थे तब भी वहां से स्मगल करके और बड़ी क्वांटिटी में स्मगल करके वो तेल मंगाते रहते थे ईरान से, जिससे ईरान का काम चलता था और उसी के थ्रू उनको आता भी था। और वहां पर फूड आइटम्स, चावल उनके यहाँ नहीं होते हैं, बाकी सब होता है। सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, पानी भी है, सब कुछ है। तो ईरान इसलिए मरा नहीं और अभी जल्दी से वो मरने वाला भी नहीं है। जो रिजीम वहां पर एकदम स्ट्रिक्ट थी, जिसके खिलाफ वहां जनता खड़ी होती थी, वो रिजीम उन्होंने एलिमिनेट कर दी। वो लोग खत्म हो गए, नए लोग आए हैं। अब नए जो खामनेई साहब हैं, वो मॉस्को में हैं या कहां पर हैं ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो वही भाषा बोलते हैं जो पुतिन उनसे बुलवाना चाहते हैं। तो ईरान को इसी कंडीशन में रखते हुए एक तो खाड़ी के देशों पर अंकुश रहेगा। और आप एक चीज देखें सर, कि ईरान ने चारों तरफ बमबारी की, चारों तरफ मिसाइलें छोड़ी, लेकिन सऊदी अरब को उतना नुकसान नहीं दिया जितना वो दे सकता था। और सऊदी अरब ने भी ईरान के विरुद्ध कोई बहुत सख्त बयानबाजी नहीं की, वहां के रक्षा मंत्री को छोड़कर। खासकर वहां एमबीएस तो उसको अवॉइड ही करते रहे। हाँ ठीक है, 2-4 मिसाइल गिर गई, नुकसान हो गया, हालांकि उनका काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इसका अल्टीमेट फायदा किसको हुआ? इसका अल्टीमेट फायदा पाकिस्तान को हुआ। एक तो पाकिस्तान ने भाड़े पर अपने सैनिक भेज दिए अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर। और दूसरा, जो उसका ग्वादर और कराची एयरपोर्ट ऑलमोस्ट डंप पड़ा था, जो हमारी कई सालों की मेहनत से हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था, वो फिर से खड़े हो गए। कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह पे, जहां पूरे साल में 8,000 8,500 वैसल आता था, वहां पिछले 3 महीने में 11,500 वैसल आ गए और अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। ईरान का अपना तेल भी वाया कराची आ रहा है, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो टेरिटरी पाकिस्तान की है, वहां तो अमेरिका अपने नाके नहीं लगा सकता, ना उनको रोक सकता। तो वहां सीधा निकलते हैं ईरान के पानी से और पाकिस्तान के पानी में आ जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। उसके बाद वो चीन चले जाते हैं, भारत चले जाते हैं। आप याद करें, कुछ महीने पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान से भी तेल खरीदेगा। तब हमने बहुत मजाक उड़ाया था कि ये पागल है, और ट्रंप को तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान तो खुद तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। तो इन सब चीजों के पीछे, इन संकेतों को अगर देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि जो स्क्रिप्ट आज एग्जीक्यूट हो रही है, ये स्क्रिप्ट आज से 1.5 साल पहले लिखी जा चुकी थी और सब उसी नक्शे कदम पर हो रहा है। जो उस कहानी को पढ़ सकता था, उसके अंदेशे ठीक साबित हुए। और जैसे हमारे मीडिया वाले महान बुद्धिमान लोग वेस्टर्न मीडिया और दाएं बाएं की खबरें या सोशल मीडिया की खबरें पढ़ के
और अपने प्रोग्राम बनाते हैं, वीलॉग्स करते हैं या डिबेट्स करते हैं हमारे बड़े बड़े चैनल्स पे, तो वो शायद उस बात को नहीं समझ पाए थे कि ये हो क्या रहा है और इसके पीछे की मंशा क्या है। उस मंशा को समझना बहुत जरूरी था, और वो मंशा यही है कि आर्थिक राजधानी जो दुबई धीरे धीरे बनता जा रहा था उसको कमजोर किया जाए। हालांकि इस बात से बहुत लोग इत्तेफाक नहीं करते कि दुबई खत्म हो जाएगा या डूब जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर खत्म नहीं होगा तो वो इतना मजबूत भी नहीं रहेगा कि वहां पूरी दुनिया का पैसा आ जाए। और जहां तक ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन की बात है, तो ये काम सिंगापुर में भी होता है, ये मलेशिया में भी होता है, और मॉरिशस तो शुरू से इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। और भारतवासियों का तो खास एक लगाव है मॉरिशस के साथ, चाहे अडानी जी के भाई हों या कोई भी हो। तो दुबई को कमजोर करना, दुबई के जो 7 देश हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उनको अलग करना, वो भी इसका एक टारगेट है। और इजराइल को कहीं ना कहीं वो खत्म करना तो चाहते हैं, लेकिन जीरो नहीं करना चाहते। वो एक कांटे की तरह हमेशा खड़ा रहे, जिससे अरब कंट्रीज और अरब ममालिक भी अपने कंट्रोल में रहें। तो ये मुझे लगता है आने वाले विश्व की एक अवधारणा है, या उन लोगों की एक प्लानिंग है, उनका ब्लूप्रिंट है। बाकी तो जब इम्प्लीमेंट होगा सब सामने नजर आ ही जाएगा। पर जिस तरीके से करेंसीज को खत्म किया जा रहा है और बहुत तेजी से मंदी आ रही है पूरी दुनिया में, हमारी एविएशन इंडस्ट्री ड्रॉप हो रही है, हमारी होटल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, तो वो इफेक्ट लाने के बाद, एक भयावह मंदी डिप्रेशन लाने के बाद, फिर नया उसको रेनोवेट करेंगे, पूरी दुनिया को एक नए नक्शे बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है एक नई बैंकिंग सिस्टम भी आएगा, क्योंकि बैंकों की हालत, जो बैंक लंदन से चलते थे, जिसमें ज्यादातर कॉमनवेल्थ के सेंट्रल बैंक हैं, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है, इनके ऊपर कोई माने ना माने उनका कंट्रोल रहता था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये तो वो लोग ज्यादा जानते होंगे जो सत्ता में रहते हैं। तो उन सब बैंकों को खत्म करके, जीरो करके, फिर से एक नया स्ट्रक्चर लाना, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की प्लानिंग होगी या उनका एक ख्वाब होगा। मुझे मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी आप बेहतर बता सकते सर। जी, जहां तक दुबई की बात है, दुबई का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए मजबूत है क्योंकि एक तो वो गोल्ड कमोडिटीज ट्रेडिंग करता है, उसका जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो युआन बेस्ड पेमेंट्स रिफाइनर्स की भी प्रोसेस करता है। हमारा इंडिया का क्रूड ऑयल का सारा फ्यूचर्स और सारी रशियन ऑयल रिफाइनरी की पेमेंट्स जो हैं वो वाया दुबई जाती हैं, और हमारा ही नहीं, वर्ल्ड ओवर। तो मेरे हिसाब से दुबई विल टर्न आउट टू बी अ बिगर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर out of all the 7 sister states that you're talking about. हाँ, ये जरूर है कि अगर जो कंट्रीज अपने आप को लेवरेज नहीं कर पाएंगे, जो ओपेक में फंस जाएंगे, जो उनका कोटा सिस्टम है, कितने से ज्यादा तेल आप नहीं बना सकते, जो डॉलर हेजमनी में रहेंगे, जो पेट्रो डॉलर के अधीन रहेंगे, उनका नुकसान तो जाहिर तौर पर तय है। और जिनका नुकसान ऑलरेडी हो चुका है बमबारी में, चाहे वो रास अफाज की रिफाइनरी हो, चाहे वो ओमान का, कतर का, बहरेन का नुकसान हो, अमेरिका के बेसिस का नुकसान भी हुआ है, तो एलपीजी एलएनजी फैक्ट्रीज का भी नुकसान हुआ है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, केमिकल्स का भी नुकसान हुआ है, बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज का भी नुकसान हुआ है। वो नुकसान की भरपाई तो बहुत समय में लगेगी। इसलिए अब जद्दोजहद रहेगी इन सभी देशों में कि वो इस रेस में आगे कैसे पहुंचे। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि ट्रम्प साहब जो हैं वो शायद प्रेशर प्लस पेशेंस, यानी कि ब्लॉकेड लगाइए और एक्सटेंडेड ट्रूस करिए, एक तरफ कैरेट एक तरफ स्टिक की स्टोरी लेकर बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि बॉम्बिंग कैंपेन जो है अभी, वो मुझे तो नहीं लगता कि वो बॉम्बिंग कैंपेन चला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का खर्चा इस वॉर में अभी तक हुआ है, और पीट हेगसेथ को ग्रिल किया गया है, उनसे पूछा गया कि रो खन्ना ने पूछा कि आप बताइए कि एक एवरेज अमेरिकन का कितना नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, $5,000 पर अमेरिकन नुकसान हुआ है। क्या आपने उन अमेरिकन सिटीजन से पूछा था कि $5,000 पे करने को तैयार हो अगर हम उनको ईरान के न्यूक्लियर जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको ऑब्लिटरेट कर दें या उनको खत्म कर दें? आपने परमिशन ली थी क्या हमसे? और दूसरा, जब एक सेनेटर ने पूछा कि न्यूक्लियर सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब तो कह रहे थे कि आपने पहले ही उनके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस थी उनको खत्म कर दिया था, वो न्यूक्लियर डस्ट में कन्वर्ट हो गया था जो उनका एनरिच यूरेनियम था। तो वो कहने लगे कि हम चाहते हैं कि दोबारा ना बना सकें। यानी कि गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे राजनाथ सिंह साहब ने कहा, कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, जो टेररिज्म है वो देश
और किसी रिलीजन को देखकर नहीं आता है। और आज वही स्टेटमेंट, वो एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस चल रही थी सिक्योरिटी की, उसमें वो पलट गए। उसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कह रहे थे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए और हम लगातार इस वॉर को कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना टाइम चाहें उतना कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने खुद रिजॉल्व दिखाया, हमने खुद युद्ध विराम लगाया, क्योंकि हम चाहते थे कि ज्यादा नुकसान जो है दुश्मन देश का ना हो। तो ये सब बातें देखिए चलती रहती हैं, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए अच्छी हैं, पर ये बात भी जरूर है कि ट्रंप साहब ने ही सीज फायर अनाउंस किया था, मोदी साहब ने तो नहीं किया था। ये तो देश की जनता ने भी देखा है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए डॉक्टर पावा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच।